मैं निर्मल कुमार। और जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो किसी कहानी की तरह बनाया हुआ नहीं है। ये मेरी ज़िंदगी का वो हिस्सा है जिसे याद करके आज भी मेरी रीढ़ में बर्फ़ उतर जाती है। लोग कहते हैं कि मरने वालों की आत्मा वहीं भटकती है जहाँ उनकी आखिरी सांस टूटी हो, लेकिन लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन के वेटिंग हॉल में जो है वो सिर्फ भटकी हुई आत्मा नहीं है, वो मौत है। मैं उस रात अपने घर फैज़ाबाद से लौट रहा था। लखनऊ चारबाग पर ट्रेन देर से पहुंची थी। रात के लगभग 2:30 बज रहे थे, वो वक्त जब स्टेशन की रोशनी भी नींद में डूबने लगती है और इंसान का दिमाग सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है। मैं थका हुआ वेटिंग हॉल में आया, बैग ज़मीन पर रखा और लोहे की ठंडी बेंच पर बैठ गया। मेरे आसपास सिर्फ 4-5 लोग थे, एक बुजुर्ग दंपति, एक कॉलेज का लड़का और 2 मजदूर। लेकिन तभी मेरी नज़र सबसे कोने में पड़ी उस छोटी सी बच्ची पर गई। वो एकदम चुपचाप बैठी थी, या शायद रो रही थी, पर बिना आवाज़ के। उसके बाल उलझे हुए थे, पैर नंगे, और उसकी गोद में रखा छोटा सा झोला बार बार हिल रहा था, जैसे वो डर के मारे उसे कसकर पकड़ रही हो। मैंने पहले सोचा कोई खोई हुई बच्ची होगी, लेकिन फिर मैंने देखा वो किसी को भी अपनी तरफ देखता पाकर धीमे धीमे सिसकने लगती थी, जैसे किसी को बुला रही हो। अजीब था, बहुत अजीब। पर उस रात की ठंड, थकान और नींद ने मेरे दिमाग को सुस्त कर दिया था। मैंने बोतल से पानी पिया और उस बच्ची को इग्नोर करने की कोशिश की। लेकिन तभी बगल में बैठे बुजुर्ग आदमी ने अपनी पत्नी से फुसफुसाते हुए कहा, उसे मत देखो, आंखें मत मिलाना। कहते हैं जो उसके पास जाता है अगली सुबह नहीं बचता। मेरे कान खड़े हो गए। मैंने तुरंत पूछा, कौन? वो बच्ची? बुजुर्ग ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में साफ दहशत थी। बेटा, ये बच्ची नहीं है, इसे यहाँ कोई नहीं छोड़ता। ये पहले से यहाँ बैठी मिलती है, और जिसने भी इसे समझकर मदद करने गया है वो सुबह लाश बनकर मिलता है। मेरी सांस अटक गई। मैंने फिर बच्ची की तरफ देखा। अब की बार वो सीधे मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखें मैं आज भी नहीं भूल पाया। उनमें ऐसा खालीपन था जैसे किसी ने भीतर की रोशनी ही बुझा दी हो। अचानक मजदूरों में से एक बोला, अरे मैं तो जाके पूछता हूँ, ऐसी भी क्या बात है? और वो बच्ची की तरफ बढ़ गया। मैं देख रहा था, सब देख रहे थे। जैसे जैसे वो बच्ची के पास पहुंच रहा था, उसकी चाल धीमी पड़ रही थी। बच्ची ने अपना सिर नीचे कर लिया और रोना तेज कर दिया। अब की बार आवाज़ आ रही थी, एक ऐसी आवाज़ जो किसी बच्चे जैसी बिल्कुल नहीं थी। मजदूर ने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम? बच्ची ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसके चेहरे पर आंसू नहीं, काली लकीरें बह रही थीं, जैसे धुआं आंखों से निकल रहा हो। मजदूर पीछे हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर वहीं जम गए, जैसे किसी ने इनविजिबल हाथों से उसे पकड़ लिया हो। और फिर उस बच्ची ने एक पल में रोना बंद कर दिया। उसके होंठ खिंचे और एक अजीब मुस्कान फैली। मजदूर की चीख वेटिंग हॉल में गूंजती रह गई, लेकिन कुछ सेकंड बाद वो शांत पड़ा था, अजीब से ढंग से, एक तरफ झुका हुआ, निर्जीव। और बच्ची फिर से वैसे ही बैठी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने देखा उसकी नज़र अब मुझ पर थी, और उस एक पल में मुझे एहसास हो गया कि आज रात में अकेला नहीं हूँ, और शायद आज मेरा नंबर भी हो सकता है। मेरी धड़कनें इतनी तेज़ हो गई थी कि मुझे लग रहा था पूरा हॉल सुन सकता है। सामने मजदूर की लाश अभी भी बेंच पर टिकी थी, सिर एक तरफ लटका हुआ, आंखें खुली, जैसे आखिरी डर उसी में जम गया हो। 2 लोग उसकी तरफ भागे, लेकिन बच्ची को किसी ने छुआ तक नहीं। सब उसकी ओर ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई जहरीला जानवर हो जिसके पास जाना भी मौत को दावत देना हो। मैं वहीं बैठा था, लेकिन मेरी नज़र बच्ची से हट ही नहीं रही थी। क्यों? पता नहीं। शायद डर, शायद हैरानी, या शायद उसके अंदर कुछ ऐसा था जो इंसान को खींचता था। वो फिर से सिसक रही थी, एकदम धीमी टूटी हुई आवाज़ में, जैसे कोई अकेली आत्मा जिसे दुनिया ने छोड़ दिया हो। मेरे पास बैठे कॉलेज के लड़के ने घबरा कर कहा, भैया आप उस तरफ मत देखो, ऐसा लगता है वो आंखों से ही पकड़ देती है। मैंने पूछ लिया, तुमने पहले देखा है इसे? उसने कांपती आवाज़ में कहा, हाँ 2 महीने पहले मेरे दोस्त के सामने भी यही बैठी थी। वो इसे उठाने गया था और अगली सुबह प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर उसकी लाश मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ नहीं आया, बस दिल बंद, जैसे डर ने मार दिया हो। मैंने गला निगलते हुए पूछा, पर ये यहाँ क्यों होती है? लड़के ने गर्दन झुकाई। कहते हैं कभी ये बच्ची नहीं थी, ये उस औरत की परछाई है जो अपनी बच्ची को लेकर ट्रेन पकड़ने आई थी। भीड़ में बच्ची खो गई
और कुछ ही देर बाद ट्रैक पर उसकी लाश मिली। माँ पागल हो गई और उसी रात उसने खुद को स्टेशन के सामने वाले पुल से नीचे फेंक दिया। उसने धीरे से कहा, अब ये बच्ची कहीं नहीं जाती, ये किसी को ढूंढती है। मुझे लगा बच्ची की सिसकियां और गहरी होती जा रही थी, जैसे वो जानती हो कि हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसने अचानक अपने छोटे हाथों से झोला उठाया और अपने सीने से लगा लिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे छीन लेगा। मैंने गौर किया, उस झोले में से हर कुछ सेकंड में हल्की सी खड़खड़ाहट आती थी, जैसे अंदर कुछ हिल रहा हो। मैं सांस रोक के उसे देख ही रहा था कि अचानक सन्नाटा फाड़ते हुए एक सुरक्षा गार्ड वेटिंग हॉल में आया। उसने लाश देखी, बच्ची को देखा और चिल्लाया, किसने हाथ लगाया इस आदमी को, किसने? बच्ची चुप हो गई थी। वो गार्ड को ऐसे घूर रही थी जैसे इंतजार में हो। गार्ड ने पास जाकर उसे डांटते हुए कहा, किसकी बच्ची है तू, यहाँ क्यों बैठी? वो उसके करीब आया। मैंने चिल्लाया, नहीं, उसके पास मत जाओ। लेकिन गार्ड ने मेरी बात अनसुनी कर दी। उसने बच्ची के कंधे को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। बच्ची ने आंखें बंद कर ली और अगले ही पल पूरे कमरे में एक अजीब गंध फैल गई, गीली मिट्टी और सड़न जैसी। गार्ड का चेहरा बदलने लगा, आंखें फैल गईं, सांस अटकने लगी, शरीर कांपने लगा। 2 सेकंड, सिर्फ 2 सेकंड, और वो आदमी वहीं गिर पड़ा। आंखें खुली पर उनमें रोशनी नहीं थी। बच्ची फिर से वैसे ही हो गई, झोला पकड़कर चुप बैठी, जैसे वो किसी से भी नहीं डरी, किसी से भी जुड़ी नहीं, बस मौत बांट रही थी। वेटिंग हॉल अब पूरी तरह शांत था। कोई हिम्मत नहीं कर रहा था हिलने की भी, सिर्फ मैं और वो बच्ची। उसकी नज़रें फिर मेरे ऊपर ठहर गईं। इस बार उसकी आंखों में कुछ और था, गुजारिश, दर्द या कोई ऐसी भूख जो इंसान की नहीं होती। उसका झोला फिर हिला, जैसे अंदर कोई छोटा जीव जिंदा हो, और मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं भी यहाँ रुका तो अगली लाश शायद मेरी ही होगी। मेरा गला सूख गया था। वेटिंग हॉल की ट्यूबलाइटें हल्की हल्की झिलमिला रही थीं, जैसे उनकी रोशनी भी उस बच्ची से डर रही हो। बाकी लोग दीवार से चिपककर खड़े थे, कोई उसकी तरफ पीठ नहीं कर रहा था। सब उसे देख रहे थे, लेकिन इतना भी नहीं कि उसकी आंखों से नजर मिल जाए। मैंने धीरे से अपना बैग उठाया, कोशिश की कि बच्ची को पता न चले, पर उसने सिर थोड़ा झुकाकर ऐसे देखा जैसे उसे मेरे हर ख्याल का पता हो। मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई। मैंने खुद से कहा, निर्मल तू बस निकल जा, यहां से भाग जा। लेकिन पैरों में जान ही नहीं थी, जैसे किसी ने मेरे टखनों को अंधेरी ठंडी छाया से पकड़ रखा हो। तभी बच्ची ने अपना झोला थोड़ा खोला, बस थोड़ा सा। मैंने स्पष्ट देखा, झोले के अंदर एक बच्ची का हाथ था, बहुत छोटा, बहुत कम उम्र का। उसकी उंगलियां काली थीं, जैसे कई साल से गल रही हों। मैं सोच भी नहीं पाया कि यह असली है या मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही थीं, क्योंकि तभी झोले में रखा वो हाथ खुद ब खुद हिला। मैंने डर के मारे नज़र फेर ली, लेकिन अब देर हो चुकी थी। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे घिनौनी चीज़ देख ली थी। वो बच्ची जो बाहर से 8 या 9 साल की लगती थी, अपने झोले में अपनी मरी हुई असली लाश के हिस्से लेकर घूम रही थी, और शायद उन्हें दिखाकर लोगों को अपनी तरफ खींचती थी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, बच्ची ने अपनी उंगली से फर्श पर कुछ खींचा। मैंने ध्यान से देखा, वो धूल में एक गोल आकृति बना रही थी और उसके बीच में एक और गोल। फिर उसने अपने घुटनों पर बैठकर वही आकृति दोहराई। धीरे धीरे मुझे समझ आया, वह एक मंडल जैसा कुछ बना रही थी। 2 गोल, एक भीतर, एक बाहर, और एक छोटा निशान बीच में, एक बिंदु। मेरे बगल खड़े कॉलेज के लड़के ने दबी आवाज में कहा, ये हर बार यही बनाती है, हर बार जिसे ये दिखा देती है वो बच नहीं पाता। मैंने पूछा, ये क्या है? वह डर से कांपते हुए बोला, माँ ने जब खुदकुशी की थी, वो पुल पर ये लाइनें खींच रही थी। कहते हैं ये उसकी बच्ची को वापस बुलाने की कोशिश थी, लेकिन बच्ची की मौत के बाद उसकी आत्मा शांत नहीं हुई। माँ की आत्मा भी भटकने लगी और फिर दोनों का मिलकर बना हुआ ये रूप यहाँ बैठता है। ये बच्चा नहीं है, ये 2 मौतों का मिला हुआ साया है। मुझे उस मंडल में घूरती बच्ची की आंखों में कुछ और ही दिखा, जैसे वो सिर्फ डर नहीं फैला रही थी, वो किसी को चुनती थी, और अब वो मुझे चुन रही थी।
उसने धीरे धीरे अपना झोला खोला। अंदर से एक आहट आई, फड़फड़ाते हुए, जैसे कोई छोटा सा दिल अब भी धड़क रहा हो। मैंने चेहरा घुमा लिया, लेकिन तभी मुझे महसूस हुआ कुछ मेरे पैर को छूकर गुजरा। मैं डर के मारे नीचे झुका और मेरे पैरों के पास एक छोटी सी काली उंगली पड़ी थी, सूखी पर अभी अभी हिली हुई। मैं एक पल में समझ गया, झोले में सिर्फ एक हाथ नहीं था, उसके टुकड़े बाहर निकल रहे थे और बच्ची मुझे देख रही थी। इस बार उसकी आंखों में दर्द नहीं था, सिर्फ एक ठंडी भूख। वो धीरे धीरे उठ खड़ी हुई और मेरी तरफ चलने लगी। वेटिंग हॉल में सब चीख उठे, भागो, ये जिसकी तरफ चलती है वही अगला मरता है। मेरे पैरों ने आखिरकार मेरे दिल की सुनी और मैं दौड़ पड़ा। मैं दौड़ भी रहा था और रो भी रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैरों के नीचे ज़मीन ही नहीं बची हो, जैसे मैं किसी अंधे कुएं के अंदर गिर रहा हूं और ऊपर से कोई मुझे देख रहा है। वो बच्ची नहीं, वो मौत थी। लखनऊ चारबाग का पूरा वेटिंग हॉल जैसे ठहरा हुआ था। हर व्यक्ति बस मुझ पर नजरें गड़ाए खड़ा था। कोई मदद करने की हिम्मत नहीं करता, कोई मेरे सामने भी नहीं आता। सब बस दीवार से चिपके जैसे जान छोड़कर खड़े हों। मैं निकास की ओर भाग रहा था, लेकिन तभी वह छोटी छोटी धीमी धीमी कदमों की आवाज़ मेरे पीछे गूंजी। ठुक ठुक ठुक। वह भाग नहीं रही थी, पर उसके कदमों का वजन मेरी गर्दन पर किसी बर्फीले हाथ की पकड़ जैसा लग रहा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वह बच्ची अपने झोले को सीने से लगाए हुए चली आ रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे रोना और मुस्कुराना सब भूल चुकी हो। बस एक चीज थी, खामोशी। ऐसी खामोशी जो आदमी के अंदर का डर खा जाए। मैंने कास तक पहुंचा तो सिक्योरिटी का एक और जवान खड़ा था। उसने मुझे रुकने को कहा। ए भाई, रात को ऐसे क्यों भाग रहा, क्या हुआ? मैंने चिल्लाकर कहा, प्लीज उसे रोको, वो बच्ची। लेकिन उसने हंसते हुए कहा, कौन बच्ची, यहां तो कोई। और तभी वो दिखी, एकदम उसके पीछे। सिक्योरिटी गार्ड ने मुड़कर देखा और उसका चेहरा एक पल में सफेद हो गया। वो बच्ची उसके पैरों के पास खड़ी थी, जबकि 2 सेकंड पहले वो मुझसे 15-20 मीटर दूर थी। वो कैसे, वो कब? मैं समझ भी नहीं पाया कि वो चल रही थी या तैर रही थी। गार्ड ने घबराकर अपनी लाठी उठाई, लेकिन बच्ची ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने साफ देखा, उसकी उंगलियां सामान्य नहीं थी, वो काले धुएं जैसी थी, जैसे धुआं किसी रूप में जम गया हो। गार्ड का हाथ नीला पड़ने लगा, उसकी आंखें फैल गईं और वो वहीं गिर पड़ा, सांस बंद, सब खत्म। मेरे पैरों ने बिना सोचे मुझे फिर से दौड़ने को मजबूर कर दिया। मैं प्लेटफॉर्म की तरफ भागा, जहां कुछ रात भर जागने वाले लोग बैठे थे। उन्होंने मुझे देखा, घबराते हुए, कांपते हुए, हाँफते हुए। किसी ने पूछा, क्या हुआ? मैंने बस यही कहा, मत पूछो, बस भागो। लेकिन अब कोई भाग भी नहीं सकता था, क्योंकि बच्ची अब प्लेटफॉर्म के मुहाने पर खड़ी थी और चारों तरफ अजीब ठंड फैलने लगी थी, जैसे हवा जम गई हो, जैसे सांसें भारी हो गई हों। उसने अपना सिर झुकाया और झोला मेरे सामने गिरा दिया। झोले का मुख खुल गया और अंदर से कुछ लुढ़क कर बाहर निकला। एक छोटी सी खोपड़ी, बच्ची की, जिसकी आंखों के गड्ढों से धुआं उठ रहा था। मैं कुछ पल के लिए सांस लेना भूल गया और फिर झोले के अंदर से कोई रोने की आवाज आई, धीमी, टूटी हुई और गहरी, जैसे कोई गला दबाया हुआ बच्चा अभी बोलना चाहता हो। उस रोने की आवाज ने मेरी आत्मा को चीर। मुझे एहसास हुआ, वो बच्ची जो बाहर दिख रही थी वो माँ की आत्मा थी और झोले में जो हिस्सा था वो असली बच्ची की आत्मा का बंधा हुआ शरीर, और दोनों मिलकर लोगों को बुलाती थी। तभी बच्ची या वो आत्मा ने मेरा नाम लिया, एकदम धीमी, टूटी पर बेहद साफ आवाज में, निर्मल। मैं जम गया। मैंने कभी उसे अपना नाम नहीं बताया था। वो मेरे सामने खड़ी हो गई, इतनी नज़दीक कि मैं उसकी सांस भी महसूस कर सकता था। या वो सांस नहीं, ठंडी धुंध थी।
उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। काला धुआं मेरी छाती के पास। मुझे लगा यही अंत है। मैंने आंखें बंद कर ली और तभी स्टेशन पर कहीं से एक ट्रेन की तेज सीटियां गूंज उठीं। आवाज़ इतनी तेज थी कि बच्ची ने एक पल के लिए अपना हाथ पीछे खींच लिया। वो कांपी, धुआं बिखर गया। मैंने मौका देखकर खुद को धक्का दिया और प्लेटफॉर्म की दूसरी तरफ भागा। मेरे पैरों के नीचे की दुनिया घूम रही थी। मेरा दिल सीने से निकलने को था, पर एक बात साफ थी, वो मुझे आज नहीं छोड़ने वाली। मैं जितना भाग सकता था भाग रहा था, लेकिन उसके कदम मेरे पीछे ही थे, बिल्कुल धीरे, लेकिन हमेशा इतने पास कि मेरी सांसें टूट जाएं। मैं प्लेटफॉर्म पर लड़खड़ाता हुआ भाग रहा था और पीछे वो बच्ची, नहीं, वो छाया, वो मौत लगातार मेरे कदमों की नकल कर रही थी। उसकी चाल तेज नहीं थी, पर उसके होने से ही हवा भारी हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्लेटफॉर्म पर खड़े सारे लोग बस धुआं बनकर गायब हो जाएंगे उसकी एक नज़र से। मैंने प्लेटफॉर्म बदलने के लिए फुट ओवर ब्रिज की तरफ दौड़ लगाई। सीढ़ियां चढ़ते हुए मेरे कदम कांप रहे थे, पर मेरे अंदर के डर ने मुझे चलाए रखा। नीचे देखा, वो बच्ची प्लेटफॉर्म के बीच में खड़ी थी, स्थिर, बिना हिले, बिना सांस लिए, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ मेरी तरफ थीं। और तभी उसने कुछ किया जो मेरे दिल को वहीं रोक देने के लिए काफ़ी था। उसने प्लेटफॉर्म पर अपने पैरों के नीचे एक परछाई बिछाई, पर वो परछाई इंसान की नहीं थी। वो लंबी, मुड़ी हुई, 4 हाथ वाली और दुपट्टे जैसी लहराती थी। वो माँ की परछाई थी, माँ की जिसने बच्ची को खो दिया था, माँ की जिसने पुल से छलांग लगाई थी, माँ की जो अब झोले में बंद उस सड़ी हड्डियों वाली बच्ची को साथ लेकर घूमती थी। मैं सीढ़ियों पर लड़खड़ाकर गिर पड़ा। घुटना छिल गया, खून निकला, पर दर्द महसूस करने का समय नहीं था। मैं उठा और ब्रिज के बीच तक पहुंच गया। अचानक हवा में तेज सड़ंध की गंध फैलने लगी, कच्ची मिट्टी, खून और गलते मांस की। मैं घबराकर पीछे देखा। वो बच्ची प्लेटफॉर्म पर नहीं थी, वो ब्रिज के नीचे अंधेरे हिस्से में खड़ी थी, पर उसने चढ़ा नहीं था। वो बस थी, जैसे हवा ने उसे वहां पहुंचा दिया हो। मेरे मुंह से चीख निकली, पर आवाज़ मेरे ही कानों में गूंज कर रह गई। मैं भागने की कोशिश करी, पर एक चीज़ ने मेरे कदमों को रोक दिया। डर नहीं, नहीं, दर्द नहीं, नहीं, बल्कि एक आवाज़, एक छोटी, टूटी हुई, मरी हुई आवाज़, माँ, माँ, उठाओ। मैं जम गया, मेरी सांस अटक गई, क्योंकि ये आवाज़ बच्ची की नहीं, ये झोले में रखी खोपड़ी की आवाज़ थी। उस खोपड़ी की जो अभी भी अपनी मौत को याद कर रही थी। मैं भागना चाहता था, पर मेरा शरीर जैसे उसी आवाज़ में जकड़ गया। अचानक ब्रिज का पूरा ढांचा हल्का हल्का कांपने लगा। लकड़ी के पटम जैसी आवाज़ें, टक टक टक। मैंने डर के मारे नीचे झांका, पर बच्ची अब वहाँ नहीं थी। वो अब ब्रिज पर मेरे सामने खड़ी थी, कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर। उसने अपना झोला खोला। उसके अंदर से वही सड़ी हुई, अधूरी, हड्डियों वाली बच्ची का शरीर हल्का सा हिल रहा था, और उसके मुंह से वही शब्द गिरे, माँ, उठाओ, मुझे ठंड लग रही है। मेरी आत्मा तक कांप गई। वो बच्ची जो बाहर दिखती थी, वो माँ की आत्मा थी, और झोले में मरी हुई असली बच्ची, दोनों मिलकर एक ही रूप बनाती थी, एक ही दर्द, एक ही बदला। वो माँ बच्ची का साया मुझे घूर रहा था। उसकी आंखों में जली हुई कालिख जैसे रस थी, और वो सीधे मेरी आंखों में उतर रही थी। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, पर ब्रिज की रेलिंग कोहनी के पास थी और मेरा पैर फिसला। मैं गिरने ही वाला था, तभी उस बच्ची ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ ठंडी नहीं थी, वो आग जैसी थी, जैसे किसी ने मेरे नसों में उबलता कोयला भर दिया हो। मैं दर्द से चीख पड़ा, और उस चीख ने ब्रिज में गूंजते हुए कुछ पल के लिए हवा को हिला दिया। अचानक ट्रेन की सीटी दोबारा बजी, बहुत तेज, इतनी तेज कि प्लेटफॉर्म की दीवारें हिल गईं, और उसी आवाज़ से बच्ची या वो आत्मा या वो साया एक कदम पीछे हटी। मैंने सांस खींची और खुद को संभालते हुए ब्रिज के दूसरी तरफ भागा। मेरे पैरों से खून टपक रहा था, लेकिन डर ने मेरे शरीर को उड़ने जैसा बना दिया था। मैं भागा, भागता रहा, जब तक कि प्लेटफॉर्म नंबर 6 तक नहीं पहुंच गया।
वहाँ रोशनी कम थी, पर मैं रुकने की हिम्मत नहीं कर सकता था। पीछे से वही कदमों की आवाज़ फिर आने लगी, ठुक ठुक ठुक। और मुझे समझ आ गया, मेरा पीछा अब सिर्फ वो बच्ची नहीं कर रही थी, वो माँ की आत्मा भी थी। दोनों ने मुझे चुन लिया था, और अब मैं चाहे जहाँ भागूं वो मेरे पीछे आएंगी, क्योंकि मैं वो इंसान बन चुका था जिसे उनका दर्द दिख गया था और जिनकी कहानी अब ख़त्म होने वाली नहीं थी। मैं प्लेटफॉर्म पर भागता रहा। मेरे पैरों के नीचे खून टपक रहा था, दिल धड़क रहा था जैसे फट ही जाएगा। पीछे वही छोटी बच्ची और माँ की आत्मा चल रही थीं। दोनों का साया मेरे सिर पर लटका हुआ था। हर कदम पर मुझे लगता था कि कोई अदृश्य हाथ मुझे पकड़ लेगा, मुझे प्लेटफॉर्म के ठंडे फर्श में घसीट देगा। मैंने प्लेटफॉर्म के आखिरी सिरे तक पहुंचकर ट्रेन की तरफ देखा। रोशनी थी, एक छोटी उम्मीद कि शायद मैं बच जाऊं, पर तभी बच्ची ने झोला खोला। झोले में से वही खोपड़ी झूल रही थी और उसके नीचे से एक ठंडी टूटी आवाज़ गूंजी, निर्मल। मैंने रुककर अपने आप को पीछे किया, पर मेरे पैरों ने काम करना बंद कर दिया। जैसे मेरे पैर अब मेरे नहीं रहे, जैसे मैं किसी जकड़े हुए जाल में फंस गया हूँ। बच्ची ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और उसके साथ माँ की परछाई भी। मैंने देखा कि ये दोनों अब सीधे मेरे सामने थीं। मैंने अपने आंखें बंद कर ली और खुद से कहा, निर्मल, ये सिर्फ सपना है, ये सिर्फ सपना है। पर जब आंखें खोलीं तो मैं प्लेटफॉर्म पर खड़ा नहीं था, मैं झोले के अंदर था। मैंने देखा, मेरे चारों तरफ काली अंधेरी जगह थी और वही बच्ची और माँ की आत्मा। वे धीरे धीरे मेरे चारों तरफ घूमने लगी। माँ ने अपनी ठंडी उंगली मेरी ठोड़ी पर रखी। मैं सिसक पड़ा, रोने लगा, कुछ भी बोल नहीं पाया। बच्ची ने झोले से हाथ निकाला और मेरे सीने पर रखा। मेरे दिल की धड़कन थम गई। एक पल के लिए मुझे लगा मैं मर गया हूँ, लेकिन फिर आवाज़ गूंजी, अब तुम्हारा समय है, हमारी दुनिया में शामिल हो जाओ। मैंने मुंह खोला, कुछ भी बोल नहीं पाया, सिर्फ आंखों से प्रार्थना की, लेकिन वहाँ कोई दया नहीं थी। वो बच्ची और माँ की आत्मा धीरे धीरे मेरे चारों तरफ घूमने लगीं और फिर मैंने महसूस किया मेरी आत्मा धीरे धीरे झोले में खिसक रही है। मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरी सांसें सब मेरी नहीं रह गईं। मैं केवल देख रहा था कि मैं कैसे उनके साथ उनके अंधेरे साए में समा रहा हूँ। माँ की खामोश परछाई मेरे पीछे खड़ी थी और बच्ची का चेहरा मेरे सामने। मैं चीख नहीं सकता था, मैं हिल नहीं सकता था, मैं केवल उनके गहरे अंधेरे में फंसा था। फिर झोले का ढक्कन बंद हो गया और वेटिंग हॉल में सिर्फ मेरी जगह खाली बेंच रह गई। लोग मुझे ढूंढते रहे, लेकिन मैं कभी वापस नहीं आया। बच्ची और माँ की आत्माएं अब एक हो गई थीं और अब जो भी वहाँ उस वेटिंग हॉल में आता है वह उनकी खामोश आंखों में फंस जाता है। उनकी भूख कभी खत्म नहीं होती और मैं सिर्फ उनकी आपबीती बनकर वहाँ हमेशा रह गया। वो रात, वो प्लेटफॉर्म, वो झोला, सब मेरी मौत और उनकी कहानी बन गई। और इस कहानी को सुनकर जो भी सोच रहा है, ध्यान रखना, लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन का वेटिंग हॉल, वहाँ जो बच्ची रो रही होती है उसके पास जाना मना। अगली सुबह तुम जीवित नहीं रहोगे।